गुड आफ्टरनून टू यू और आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 में। पहले मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर आप सभी मेरी आवाज को एकदम परफेक्टली सुन पा रहे हैं। मेरा वीडियो आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑडियो भी परफेक्ट है। हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के सेकेंड डे की सिलेबस जहां हमने कल शुरू किया था। पहले एक बार कॉन्फर्मेशन चाहिए होगा आप सभी से। मैं अभी तक एक बार भी मुझे किसी का चैट नहीं दिखाई दिया है। गिव मी कॉन्फर्मेशन अगर आप सभी जो है सुन पा रहे हैं। ये उम्मीद करता हूं कि कल जो हमने क्लास लगाया था वो आपने रिवाइज किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं कि जो असाइनमेंट्स दिए थे वो भी आपने सॉल्व करके देखे होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे ना निकले हो, बट वो हम सारी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो हिंदू एडिटोरियल सेशन है वो आप ये मानकर चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो उसका भाग है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस। आप ये मत सोचिए कि वो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है तो वो फ्री है तो इसलिए उतना वैल्यू नहीं रखता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है, आपको ये जानना है कि वो भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना आपकी ये पेड क्लास रखती है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रीडिंग एक स्किल है, समय के साथ इवॉल्व होगी। रोज फोकस आपको चाहिए होगा अगले कुछ महीनों तक, तब जाकर कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज में जो है वो कमांड हासिल कर पाएंगे। एक बार कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर सभी को आवाज मेरी एकदम साफ आ रही है, क्लियर आ रही है, परफेक्टली मुझे देख पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में डाउट्स हैं रिलेटेड टू द क्लास के जो हम शीट कर रहे हैं वो कब हम सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, हर चीज जो है पूरे स्ट्रक्चर के साथ होगी। अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और आपसे किसी कारण से वो सॉल्व नहीं हुआ है तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा डाउट सेशन लगेगा तो उसी में जो है हम उसको कवर भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। अगर शुरुआत कर सकते एक बार वाई दो मुझे एवरीबडी प्लीज। If we can start the class, give me a why. नो के बारे में आज बात करेंगे शुभ, आज नो के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक डिटर्मिनरी होता है, बिल्कुल। चलिए कॉन्फर्मेशन दे दीजिए। आई थिंक चैट में कुछ डिले है, मेरे को चैट अभी 2-4 बच्चों का ही दिख रहा है, जबकि बच्चे तो यहाँ 2-2,500 आते हैं। बट मुझे एक बार वेट करना पड़ेगा। बाकी बच्चे जो है मुझे एक बार बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार और मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिएगा अगर आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रहा है तो सारे के सारे। चलिए, आई थिंक सभी सुन पा रहे हैं। अभी सारे बच्चे जो है कनेक्ट होना भी शुरू हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं दोबारा बता देता हूं, उम्मीद करता हूं आपने जो पहले दिन क्लास लगाई थी, डिटर्मिनर्स का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपने अच्छे से रिलीजियसली कवर किया होगा, रिवाइज किया होगा, असाइनमेंट शीट को एक बार जरूर देखा होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हो, कुछ सॉल्व ना हुए हो। चिंता मत करिए, क्लास में हम उसको कवर करेंगे, डाउट सेशंस में उसको कवर करेंगे। जो भी मैं आपको दे रहा हूं उसका कवरेज जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट होगा मैं क्लास में आज भी डिस्कस कर लूंगा जब हम क्लोज कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास अगर स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार मुझे EX टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे, अगर हम आज की क्लास की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। स्टार्ट द क्लास, गिव मी एन EX, लेट अस स्टार्ट दिस स्ट्रेट अवे। अगर कल की शीट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, चिंता मत करिए, मैं बैठा हूं, समझाऊंगा। लेकिन पहले एक बार सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ये भी समझ लीजिए कि इनिशियली कुछ दिनों में आपको, कुछ जो शुरू के 10-12 दिन है, मैं बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलूंगा, मैं बहुत स्लो चलूंगा ताकि हर बच्चा जो है वो मेरी पेस को समझ पाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेटर ले पाए, और धीरे धीरे जो है हम स्पीड जो है वो पिकअप करते हुए चलेंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में थोड़ा सा धीरे जो है हम चलेंगे ताकि हमारे अंदर वो सेंटिमेंट आए कि हाँ अब यार भाषा को भाषा की तरह सीख रहे हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा क्लास 2 डिटर्मिनर्स का। कल के क्लास में हमने क्या किया था? कल के क्लास में हमने स्टार्ट किया था और हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे
अनदर के बारे में, हम बात कर रहे थे अदर के बारे में, हम बात कर रहे थे द अदर के बारे में। ये तीनों चीजें हम कल क्लास में शुरू कर रहे थे, या हमने कल क्लास में ये शुरू की थी। अगर आप कल के क्लास में नहीं थे, आज आप डायरेक्ट दूसरा क्लास लगा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। चीज ये है कि जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो एक बार जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आपने कल का क्लास नहीं भी लगाया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही आज का क्लास कंप्लीट होता है, वैसे ही आप कल वाली क्लास को जरूर देखिएगा और असाइनमेंट भी जरूर पूरा करिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज परफेक्ट है, वीडियो परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने कल आपको क्या करवाए थे, इसके कॉन्सेप्ट 1 करवाया था और कॉन्सेप्ट 2 करवाया था। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 के बारे में हमने कल के क्लास में बात की थी। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 किसके बारे में था? बारे में था अनदर के और अदर के। कल हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप जो नहीं देख पाए थे वो देख लेंगे क्लास के बाद। आज मैं कॉन्सेप्ट 3 से शुरुआत करने जा रहा हूं और जो भी मैं करवाऊंगा, अगर आज आपका पहला दिन है तो भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में? बात करने जा रहा हूं अनदर के बारे में और द अदर के बारे में। किसके बारे में? अनदर के बारे में और द अदर के बारे में। कल हमने अनदर और अदर कवर किया था। एक बार रिवाइज कर देता हूं। कल मैंने आपको सिखाया था कि जो अनदर है वो हमेशा सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है और जो अदर है वो हमेशा प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है। बताया था ना कल मैंने कि अनदर जो है वो हमेशा सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है और अदर जो है प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है। आज हम सीख रहे हैं अनदर और द अदर। तो पहले स्टेप पे समझेंगे कि जो अनदर है, कल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन ये जो द अदर है ये भी सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है। मतलब अनदर सिंगुलर के लिए यूज होगा, अदर प्लूरल के लिए यूज होगा, जो द अदर है वो भी सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है। अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट 3 है वो इस बारे में बात करेगा कि जब हमारे सामने सिंगुलर नाउन होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहां हमें अनदर लगाना है या वहां हमें द अदर लगाना है। बिल्कुल इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनिएगा। ये मानकर चलिएगा कि आपको कुछ नहीं आता, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर गौर करिएगा। आपको क्लास के एंड तक लगभग 10 या 12 सवाल करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। अब बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कल के असाइनमेंट में डाउट्स हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, असाइनमेंट मिलेगा तो यार डाउट भी होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए आपकी डाउट क्लास सेपरेट रहेगी, आप चिंता मत करिए। जितना आप सॉल्व कर पाए हैं उतना बढ़िया है। चलिए शुरू कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, गौर से सुनिए, कल के क्लास में नहीं थे, जीरो से समझ लो। मान लो आज मैं पहले दिन बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? अनदर और लिख रहा हूं द अदर। बात समझ में आई? क्या बताया? दोनों को सिंगुलर चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों को सिंगुलर चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ये बताया। अब हमें समझना है कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए अगर हम गौर से देखें तो अगर मैं इस अनदर को 2 टुकड़ों में तोड़ दूं तो एन प्लस अदर हो जाता है बेटा, ये यस और नो। और जो द अदर है वो ऑलरेडी 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? द प्लस अदर हो जाता है। तो अगर हम इसको इस नजरिए से देखें तो हमें पता चलेगा अनदर का मतलब है एन प्लस अदर और द अदर का मतलब है द प्लस अदर। अगर और गौर से देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी, अदर अदर तो कॉमन ही है दोनों में, यानी जो इनका आपस का डिफरेंस है वो किस पर बेस्ड है? एन पर बेस्ड है और द पर बेस्ड है, यस और नो। बाकी तो दोनों ही सेम है, एन लगा हुआ है पहले और द लगा हुआ है पहले, बाकी तो दोनों क्या है? एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? एक और चीज मैं बता देता हूं, जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं मुझसे इधर उधर के सवाल मत पूछा करो, कोर्स रिलेटेड जो ना हो वो तो बिल्कुल मत पूछा करो। जब खत्म होने वाली हो क्लास, आखिरी के 5 मिनट में पूछ लिया करो। अगर कोई डाउट है वो भी आखिरी में पूछा करो। जब हम शुरू कर दें सिलेबस को तो बीच में अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो क्या होगा? क्लास थोड़ा भटक जाएगी और बाकी बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। तो पहले आराम से मेरी बात को 80-85 मिनट सुन ले, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले और उसके बाद इधर उधर की बातें पूछे। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम गौर से देखेंगे तो एन प्लस अदर का डिफरेंस है, द प्लस अदर का डिफरेंस है। अब ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा आर्टिकल ए और एन होता है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से। और एक हमारा आर्टिकल द होता है,
जिसको हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल के नाम से। तो अगर हमें ये डिफरेंस समझना है कि अनदर में और द अदर में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हमें ये और ये समझना पड़ेगा कि इनडेफिनिट क्या होता है और डेफिनिट क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो होता क्या है, सपोज करो, इमेजिन करो कि मान लो मैं, ये एक टीचर है, मान लो मैं ही हूं, हालांकि मैं इतना पतला कभी हो नहीं सकता, लेकिन मान लो एक बार के लिए, मोटा बनाऊंगा तो ज्यादा भद्दा लगेगा, ठीक है। मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और मान लो ये तुम में से कोई एक है, ये तुम में से कोई एक है, मान लेते हैं, ठीक है। ये मैं हूं और ये क्या हो, तुम हो। तुम मान लो जो क्लास अटेंड कर रहे हो तुम हो ये। अब देखो समझना जरा, कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, अग्री करते हो? अगर आप उस असाइनमेंट को खोलकर देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए थे, हाँ या ना? क्वेश्चंस कुछ ऐसे लिखे हुए थे, और यहां 30 तक आए हुए थे, 30 क्वेश्चंस थे, लेकिन हम अभी 13 मान लेते हैं। कल आपको एक असाइनमेंट दिया गया था, उस असाइनमेंट में 13 सवाल थे। ये रहा मैं, ये रहे आप। आपके पास अभी एक असाइनमेंट है, इमेजिन करिए आपके पास अभी हाथ में वो असाइनमेंट है। मैं एज अ टीचर आपसे एक बात कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एज अ टीचर आपसे एक सेंटेंस कहता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द शीट। मैं क्या कहता हूं आपसे? मैं कहता हूं प्लीज सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द शीट। तो मैं अगर इस बात को कह रहा हूं तो मैं कौन हुआ? स्पीकर हुआ, हुआ ना? और अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप कौन हुए? आप लिसनर हुए। आप कौन हुए? लिसनर हुए। तो जब मैंने आपसे कहा प्लीज सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द शीट, तो आपको एक मैसेज मिला होगा। मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे जरा बताइएगा, मैं आपसे कितने सवाल सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं? आंसर दीजिए मुझे लाइव चैट में, मैं आपसे कितने सवाल जो है वो सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं? एक सवाल सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्या? आ क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मुझे क्योंकि ये आ के साथ और सिंगुलर में दिखाई दे रहा है, तो मुझे पता है कि सवाल एक सॉल्व करना है। यानी एज अ लिसनर जो मुझे समझ में आया वो क्या है? दैट आई हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन, हाँ या ना? लेकिन एज अ लिसनर मैंने कहा सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द शीट, आपने इस बात को सुना, आपको यह तो समझ में आ गया कि एक सवाल सॉल्व करना है, लेकिन आपके मन में एक सवाल है। सवाल क्या है? कि चलो यार सवाल तो सॉल्व करना है, लेकिन आखिर हमसे सर सॉल्व करने के लिए कौन से सवाल को बोल रहे हैं? सर हमसे कौन सा सवाल सॉल्व करवाना चाहते हैं? क्या सर ये चाहते हैं कि हम पहला सॉल्व कर दें? क्या सर ये चाहते हैं कि हम नवा सॉल्व कर दें? क्या हम चाहते हैं 7वां सॉल्व कर दें या 12वां सॉल्व कर दें? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द शीट, क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आएगा? विच वन? यस और नो? आंसर दीजिए जरा लाइव चैट में। अगर मैं आपसे कहता हूं सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द शीट, तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आएगा कि कौन सा वाला सॉल्व करना है? यानी वो सवाल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप इस बात को तो डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक सॉल्व करना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन सा वाला करना है। और अगर आपको यह नहीं पता कौन सा वाला करना है, तो वो सवाल या वो जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्या है? अनिश्चित है। क्या है वो? अनिश्चित है। और अगर वो अनिश्चित है तो अनिश्चित का ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है इनडेफिनिट। तो अंग्रेजी में जब भी कोई चीज इनडेफिनिट होती है या हिंदी में अनिश्चित होती है, तो उस अनिश्चितता को दिखाने के लिए हम वहां पर आर्टिकल ए, और अगर वावल साउंड है तो आर्टिकल एन लगाते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हम किसी भी चीज से पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी चीज से पहले आर्टिकल ए और एन लगा रहे हैं, तो कहने वाला पता क्या कह रहा है? करना एक ही है, लेकिन कौन सा वाला पता नहीं। सुनने वाले को कौन सा वाला पता नहीं। मान लीजिए मेरे सामने ऑपरेटर बैठा है, उसके पास 3 पेन है और ये पेन मेरा खराब हो जाता है। अभी मैं उससे कहता हूं गिव मी अ पेन,
उसको ये तो पता चल जाएगा कि सर एक पेन मांग रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा आखिर कौन सा वाला मांग रहे हैं। उसी तरह मान लीजिए आप जो है अपने दोस्त से रास्ता पूछ रहे हैं कि यार मुझे तेरे घर आना है, जरा मुझे अपना रास्ता बता। तो वो कहता है कि बस स्टैंड जाना एंड बोर्ड आ बस, बोर्ड आ बस। ये तो आप समझ रहे हैं कि आपको एक बस पकड़नी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन सी बस पकड़ने के लिए वो कह रहा है। ये 1 नंबर की पकड़नी है, 5 की पकड़नी है, 10 की पकड़नी है, वो आपको क्लियर नहीं है। क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन लगाएंगे तो जो बात जिस चीज के बारे में हो रही है वो चीज क्या होगी, इंडेफिनिट होगी या अनिश्चित होगी। बात समझ में आई। और उस इंडेफिनिट और अनिश्चितता को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, क्योंकि इन्हीं अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि मैं स्पीकर था, आप लिसनर थे, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वाला करूं। मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टेटमेंट बदला। और स्टेटमेंट कैसे बदला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब अपना स्टेटमेंट बदला तो मैंने लिखा सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द शीट। जैसे ही मैंने इसको लिखा, जैसे ही मैंने आपको ये बोला सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द शीट, आप मुझे यस और नो में आंसर देंगे। क्या अब आप अगर लिसनर हैं तो आपको ये पता चल गया कि आपको कौन सा सवाल करना है? यस और नो बताइए। क्या अब आप रियलाइज कर पाए हैं कि आपको कौन सा सवाल करना है? बिल्कुल कर पाए हैं। यानी अब जिस सवाल की बात आपके लिए हो रही है वो सवाल आपके लिए क्या हो चुका है, वो सवाल आपके लिए निश्चित हो चुका है। क्यों निश्चित हो चुका है, सोचा कभी? ये सवाल आखिर क्यों निश्चित है? ये सवाल निश्चित इसलिए है क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्या इस पूरी शीट में हम कह सकते हैं थर्ड क्वेश्चन कोई और हो सकता है? क्या इस शीट में थर्ड क्वेश्चन कोई और हो सकता है इसके अलावा? नहीं, थर्ड क्वेश्चन एक ही होगा। तो याद रखेंगे, जब हम किसी नाउन से पहले द आर्टिकल लगाते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि भैया ये क्या है, ये अकेला है, इस जैसा कोई दूसरा नहीं है, द ओनली वन है। क्या है ये? द ओनली वन है, इस जैसा कोई दूसरा है नहीं, यही है जो है, और कोई नहीं हो सकता। वही हम जब आर्टिकल ए और एन लगा रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं इस जैसे और भी दूसरे हैं, इनमें से कोई एक, वन ऑफ मेनी, वन ऑफ मेनी, इन सारों में से कोई भी एक। क्या लगाया? ए और एन, सिर्फ ये वाला द। और यही कारण है कि जब आप स्कूल में, कॉलेज में आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ रूल्स याद करवाए जाते हैं। और जैसे आपने कुछ रूल्स पढ़े भी होंगे, जिनमें सबसे कॉमन रूल है आपको याद करवाया जाता है, उसको मैं लिख ही देता हूं कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और कहता हूं आई मेट डैश प्रेसिडेंट, और अगर मैं कहता हूं आई मेट डैश मिनिस्टर, तो मैं ये बात समझ सकता हूं कि इन दोनों में प्रोबेबली मैं अलग अलग आर्टिकल्स यूज करूंगा, हाँ या ना? जैसे अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं और अगर मेरा रेफरेंस इंडिया है तो मुझे पता है कि इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट है, तो मुझे दा लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेसिडेंट एक ही है, प्रेसिडेंट जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो क्या है? द ओनली वन है। क्या है वो? द ओनली वन है, एक ही प्रेसिडेंट है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन वहीं अगर मुझे मिनिस्टर से पहले कुछ लगाना पड़े तो मुझे आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हमारे देश में मिनिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहां पर जो सिचुएशन है वो क्या है? वन ऑफ मेनी की जो है वो सिचुएशन है। क्लियर है? ये बात सभी को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब इसी को लेकर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप कर लेते हैं, फिर समझ पाएंगे अनदर और अदर में क्या डिफरेंस होता है। अब गौर से सुनिएगा, सपोज करिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा द सिलेक्शन कमिटी ड्रॉप्ड डैश प्लेयर फ्रॉम द टीम। मैंने क्या सेंटेंस लिखा?
द सिलेक्शन कमिटी ड्रॉप्ड डैश प्लेयर फ्रॉम द टीम। अब अगर मैं इसको हिंदी करूंगा तो हिंदी में मैं कभी आंसर तक पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि हिंदी में मेरा मतलब सेम ही निकलेगा, चाहे मैं ए लगाऊं, मैं प्रेसिडेंट से मिला, मैं मिनिस्टर से मिला, दोनों का हिंदी एक है, तो हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि वहां पर ए आएगा या ड आएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके अंदर बिल्ड किया है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो हमें पता है कि हम जो भी आर्टिकल लगाएंगे वो इस प्लेयर के लिए लगाएंगे, और ये प्लेयर कहां का है, टीम का है। हम कॉमन सेंस से जानते हैं कि टीम में एक से ज्यादा प्लेयर रहे होंगे, अग्री करते हो सारे के सारे। और कितने प्लेयर को ड्रॉप किया गया, एक को, कैसे पता, एक को सिंगुलर लिखा है, यानी इतने सारों में से किसी एक को फाइन कर दिया या ड्रॉप कर दिया। तो अगर ये इतने सारों में से एक है तो ये क्या है, वन ऑफ मैनी है, तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल ए यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं और मैं यहां पर लिख दूं कैप्टन ऑफ द टीम, तो आपको लगता है कि सेंटेंस का आंसर चेंज होगा? बताइएगा जरा मुझे लाइव चैट में कि आपको लगता है कि अगर मैं कहता हूं द सिलेक्शन कमिटी ड्रॉप्ड डैश कैप्टन फ्रॉम द टीम, तो मुझे आंसर आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास एक टीम है तो उसमें जो कैप्टन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, उस जैसा कोई और नहीं हो सकता। और अगर उस जैसा कोई और ना हो तो मैं यहां पर दा लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम याद कर लेते हैं। कई किताबें मैंने देखी हैं जहां पर कहा गया है कि प्रेसिडेंट से पहले दा लगता है और कैप्टन से पहले भी दा लगता है। रट लो, इसको याद कर लो। क्यों याद नहीं करना हमें, उसके बारे में मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस को चेंज करूं और यहां पर लिखूं डैश कैप्टन फ्रॉम द टीम्स, आपको क्या लगता है कि जो ये तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं डैश कैप्टन फ्रॉम द टीम्स, अभी भी यहां पर दाई आएगा? सोच के बताइए। कुछ याद नहीं करना, कितनी भी खराब हिंदी सही, कितनी भी खराब अंग्रेजी सही, डज नॉट मैटर। दिमाग तो इंसानों वाला है ना। मैथ भी सीखते ही हो ना, रीजनिंग भी सीखते ही हो ना। वहां तो नहीं कहते कि सर याद करवा दो। अंग्रेजी में क्यों कहते हो याद करवा दो? वहां क्यों रूल्स के पीछे पड़ जाते हो? वहां क्यों तुम्हें किताब चाहिए जो तुम्हें 100-150 रूल याद करके बताए? वहां क्यों तुम नहीं समझ पाते कि यहां पर भी बात कैप्टन की हो रही है, लेकिन अब टीम एक नहीं है, यहां पर टीम्स लिखा हुआ है। अगर टीम्स लिखा हुआ है मतलब टीम एक से ज्यादा रही होंगी, दो तो होंगी कम से कम। अगर दो होंगी तो फिर भाई कैप्टन भी दो ही होंगे, कैप्टन भी दो ही होंगे। अब दो में से किसको फाइन कर दिया हमें पता नहीं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, यानी फिर वो द ओनली वन वाली सिचुएशन में तो रहा नहीं। और जब ओनली वन वाली सिचुएशन में नहीं रहा तो हम यहां पर ए लगा देंगे। हम यहां पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे और लिखेंगे द सिलेक्शन कमिटी ड्रॉप्ड अ कैप्टन फ्रॉम द टीम्स। सारा खेल किसका है, लॉजिक का है। अब देखो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा इन द समिट that was held in Geneva and around 7 countries participated and it dash president walked out of the summit after being asked to succumb to the demands। ठीक है, इससे मिलता जुलता सवाल जो है लगभग 2-2.5-3 साल पहले एग्जामिनेशन में आया था और एक इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में देखा गया था। ये सवाल जो है जीता जागता उदाहरण है। हालांकि बड़ा सेंटेंस है तो हो सकता है नए बच्चे
पहले इस बात को सोचकर डर जा, अरे भैया इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया सर, हम तो बेचारे, हम तो नालायक, हमारी तो अंग्रेजी खराब। तो सबसे पहले तो उस बेचारेपन से निकलो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी अंग्रेजी को टेस्ट करता है। यहाँ पर एक कॉमन बात की जा रही है, समझो। कहा जा रहा है समिट में, समिट मतलब शीर्ष वार्ता को कहते हैं, जो कि जेनेवा में हेल्ड हुई और लगभग 7 देशों ने उसमें भाग लिया। ठीक है, 7 देशों ने उसमें भाग लिया। प्रेसिडेंट जो है वहां से भाग वॉकआउट कर गए। वॉकआउट का मतलब है छोड़कर चले आए। क्यों छोड़कर चले आए? क्योंकि उनसे कहा गया कि जो हमारी डिमांड्स हैं उनके आगे सरेंडर कर दो। अभी जेलेंस्की से भी कहा गया, आपको पता ट्रंप ने, कि भैया सरेंडर कर दो, राइट। तो वैसा ही कुछ है यहां पर। अब यहां पर वो बच्चा जो याद करके गया हुआ है कि प्रेसिडेंट से पहले दा लगेगा, उसके लिए तो फिर ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर है कि दाई लगा के आएगा वो। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो समिट हो रही है इसमें 7 देश हैं और अगर 7 देश हैं तो प्रेसिडेंट भी साथ ही रहे होंगे और 7 देश के 7 प्रेसिडेंट मान लो वहां बैठे हुए हैं और प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, तो क्या आपको यह पता चलेगा कौन सा प्रेसिडेंट गया है? नहीं पता चलेगा ना। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई? वन ऑफ मेनी वाली हो गई। और जैसे ही ये सिचुएशन वन ऑफ मेनी वाली हुई, वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर हमें आर्टिकल ए लगाने की जो है जरूरत है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी, एक बात और समझिएगा, जब भी मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल ए लगाने की जरूरत है, तो ये भी समझ लीजिए कि आर्टिकल एन लगाने की जरूरत है। अगर वहां पर वावल साउंड है तो आर्टिकल एन लगेगा। ए और एन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि साउंड्स अलग अलग होती है, मीनिंग दोनों का सेम है। जो ए का मीनिंग है वही एन का मीनिंग है। मीनिंग क्या है? वन ऑफ मेनी। अभी तक अगर मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो एक बार मुझे सीएल टाइप करके दीजिए। ये मैंने आपका फाउंडेशन तैयार किया है आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन तैयार नहीं होगा, मैं आपको कितना भी क्यों ना ट्रेन कर लूं, आप में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। अगर आप याद कर बैठे हैं कि ए एन दा क्या होता है, आप कभी एग्जामिनेशन को वैसे परसीव ही नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। क्लियर है सभी को? चलिए, अगर ये आपको क्लियर है तो मैं एक आखिरी क्वेश्चन पर आपको टेस्ट कर लेता हूं और फिर जो है सीधा मैं कॉन्सेप्ट में लेकर जाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है? इनफैक्ट पिछले साल का सवाल है। सवाल कुछ इस तरीके का था, अ हाई स्पीड कार rammed into the divider and dash driver was killed। ठीक है, इसी से मिलता जुलता मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, अ हाई स्पीड कार rammed into another car and dash driver was killed। क्या हम सोच पाएंगे बिना रट्टा मारे? क्या हम सोच पाएंगे कि हमें क्या लगाना है वहां पर? सेंटेंस के भाव को पकड़िए, समझिए। जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी आपको आती है उससे समझिए क्या कहा जा रहा है। एक तेजी से आती हुई कार ने एक डिवाइडर में टक्कर मार दी और ड्राइवर मारा गया। अब हमें पता है इस पूरे सेंटेंस में एक ही कार का जिक्र हो रहा है, कोई दूसरी कार तो है नहीं। अब अगर कार ही एक है, अगर कार ही क्या है, एक है, जो कि एक डिवाइडर से टकरा गई है, तो उस कार में ड्राइवर कितने होंगे? एक ही ड्राइवर होगा, और कोई दूसरा ड्राइवर तो होगा नहीं। एक ही कार वो एक ही ड्राइव कर रहा होगा। वैसे हमारे यूपी में, आगरा में ऑटो चलाते हैं तो जो ड्राइवर होता है वो बाहर होता है, बाकी जो दो सवारी होती है वो भी हैंडल पकड़ के बैठी होती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, यहां पर ड्राइवर तो एक ही होगा, इस जैसा कोई दूसरा ड्राइवर नहीं होगा। अगर दूसरा नहीं होगा तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? द ड्राइवर लगाएंगे, राइट। वहीं अगर हम कि भैया जरा मैं रजनीगंधा खा लेता हूं, जरा पकड़ना हैंडल मेरा, ठीक है पता चला खाते खाते बीच में उतर गया, तो बाकी सवारी लेके पहुंची ऑटो वापस। आगे देखते हैं जरा क्या कहा जा रहा है। हाई स्पीड कार, दूसरे सेंटेंस में आइए, जो हाई स्पीड कार है वो टकरा गई। अब कहां टकराई? ये डिवाइडर से नहीं टकराई, एक दूसरी कार से टकराई। यानी अब कार कितनी हो गई? 2 हो गई। अब अगर कार 2 हो गई तो एक ड्राइवर इसमें होगा
और एक ड्राइवर इसमें होगा। तो अगर कोई कहता है कि हाई स्पीड कार जो है दूसरी कार में टकरा गई और ड्राइवर मारा गया, तब हमें नहीं पता चलेगा कौन सा ड्राइवर मारा गया। हो सकता है इस कार का मारा गया हो सकता है इस कार का मारा गया हो। तो ये सिचुएशन क्या है, वन ऑफ मेनी वाली सिचुएशन आ गई। और अगर ये वन ऑफ मेनी वाली आ गई तो यहां पर आर ड्राइवर आएगा। आई थिंक अब मैं आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इंफ्यूज कर पाया हूंगा। अगर मैं कर पाया हूं, एक बार मुझे सीएल दे दीजिए, हम जो है हमारे टॉपिक में जो है वो जा रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो अनदर है और द अदर है, इसमें डिफरेंस तो एन और दा का ही है। यानी ये जो अनदर है कैसी जगह यूज होगा? जब हम बात करेंगे किसकी? इंडेफिनिट की। और द अदर कब यूज होगा? जब हम बात करेंगे डेफिनिट की। अब तुम कह रहे हो कि सर फिर पहेलियां बुझाने लग गई आप, क्या इंडेफिनिट क्या डेफिनिट, एग्जांपल से समझाओ। जरा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो, जरा समझना कि तुम्हारे घर में एक अलमारी है। क्या है? एक अलमारी है। और उस अलमारी में तुम अपना सारा सामान रखते हो। उस अलमारी में मान लो 6 ब्रैकेट्स हैं, 6 खाने हैं अलग अलग। मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई है। तुम अपने कॉलेज वॉलेज से आते हो, अपना बैग उठाते हो और इस अलमारी में या अलमीरा में रख देते हो। इमेजिन करो कि तुमने क्या किया। तुमने जब आए तो एक अलमीरा में तो अपना बैग रख दिया। क्या रख दिया? बैग रख दिया। और एक खाने में तुमने क्या रख दिया? अपना मोबाइल फोन रख दिया। एक खाने में तुमने क्या रख दिया? अपना मोबाइल फोन रख दिया। अब ये तुम्हारा नालायक भाई तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहता है कि भैया भैया मोबाइल दे दो, गेम खेलना है। तुम कहते हो कि जा अलमारी से निकाल ले। अब ये दिमाग से इतना इंटेलिजेंट होता तो बेचारा गेमिंग क्यों खेलता? दिमाग से ही पैदल है। जब इसने खोली अलमारी या अलमीरा खोली तो इसे इस वाले खाने में, इस वाले ब्रैकेट में बैग दिखाई दे गया। इतनी अकल नहीं है, क्या करें? ये चिल्लाने लगा वहीं से कि भैया भैया इसमें तो बैग है, इसमें तो बैग है। तुमने कहा अरे इस वाले में नहीं, अरे इस वाले में नहीं। कौन से वाले में? दूसरे वाले में। इस वाले में नहीं। कौन से वाले में? दूसरे वाले में। इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं। कौन से वाले में? दूसरे वाले में। बताना उस नालायक को पता चलेगा कौन से बैग में, कौन से ब्रैकेट में फोन है? पता चलेगा? हाँ या ना? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि बचे हुए खाने या बचे हुए ब्रैकेट्स एक से ज्यादा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या समझे? जब बची हुई चीजें एक से ज्यादा हो, जब बची हुई चीजें एक से ज्यादा हो तो वो क्या बनेंगी? इंडेफिनिट बनेंगी। और ऐसी सिचुएशन में हम लगाएंगे क्या? अनदर। ऐसी सिचुएशन में हम लगाएंगे क्या? अनदर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जब बची हुई चीजें एक से ज्यादा होंगी तो क्या लगाएंगे हम? अनदर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। जो बची हुई चीजें एक से ज्यादा होंगी तो अनदर लगाएंगे। अब सोचो, अब तुम्हारे घर में रोज की कलेश थी। तुम आते थे कॉलेज से, रोज पूछता था और रोज तुम्हारा आधा घंटा बर्बाद करता था। तुमने कहा ये तो घोंचू सुधरेगा नहीं, एक काम करता हूं अलमारी ही बदल लेता हूं। अब तुम एक सीधी सादी सिंपल अलमारी लेकर आए जिसमें 2 ही ब्रैकेट थे। जिसमें क्या थे? 2 ही ब्रैकेट थे। अब अगर इसमें 2 ही ब्रैकेट थे, फिर तुमने क्या किया? एक ब्रैकेट में तो तुमने रख दिया अपना बैग और दूसरे ब्रैकेट में तुमने रख दिया अपना फोन। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया कि भैया भैया फोन दे दो, तो फिर उस नालायक ने ये अलमीरा देख ली। तब तुमने कहा कि अरे भैया इस ब्रैकेट में नहीं, दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब मुझे बताओ, क्या उस नालायक को पता चलेगा कि कौन से ब्रैकेट में फोन है? हाँ या ना? क्या उसको पता चलेगा कौन से ब्रैकेट में फोन है? पता चलेगा ना, क्योंकि अब बची हुई चीज सिर्फ एक ही है। अब बची हुई चीज क्या है? सिर्फ इसमें नहीं तो इसी में होगा ना। तो याद रखें, जब बची हुई चीज द ओनली वन हो, उस जैसा कोई और नहीं हो, तो हम क्या लगाते हैं? द अदर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? द अदर का इस्तेमाल करते हैं
जब बची हुई चीज क्या होती है, एक ही होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एग्जाम का ही पूछा हुआ सेंटेंस है, आई वॉज ड्राइविंग द कार with one hand. I was driving the car with one hand and relishing ice cream with, relishing का मतलब enjoying होता है, dash hand। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो कहने वाला है वो क्या कह रहा है कि मैं एक हाथ से तो कार चला रहा था और दूसरे हाथ से जो है आइसक्रीम के मजे ले रहा था, यही तो कह रहा है। अब मुझे बताओ, एक हाथ से कार चला रहा था और तुमसे तुम्हारा कोई भाई फोन पे है और कह रहा है अरे यार मैं एक हाथ से तो कार चला रहा हूं और दूसरे से आइसक्रीम खा रहा हूं, तो तुम पूछते हो कौन से दूसरे से खा रहे हो? ब्रह्मा जी विष्णु जी तो है नहीं, दो ही हाथ होंगे ना। तो जब एक से चला रहा है तो बचा हुआ हाथ तो एक ही होगा। जब बचा हुआ हाथ एक होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, तो वहां पर हम लगाएंगे क्या, दा, सॉरी क्या लगाएंगे, द अदर। क्या लगाएंगे, द अदर। गौर से देखो और समझो, बाद में अगर सिंगुलर नाउन दिख रहा है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन, बाद में अगर सिंगुलर नाउन दिख रहा है, पहले ब्लैंक दिया हुआ है, तो वहां पर द अदर तब आएगा जब वो सिंगुलर चीज एक ही होगी, बची हुई चीज एक ही है। एक से तो कार चला रहा है, बची हुई कितनी है, एक है। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं कॉन्ट्रास्ट लिखता हूं, तुम्हें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं इसको पहला क्वेश्चन बोलूं तो इसी का कॉन्ट्रास्ट देखो, मैंने लिखा, मैंने कहा शी वोर अ गोल्ड रिंग इन वन sorry, in one finger and the diamond ring in dash finger। बताइए जरा, she wore a gold ring in one finger and the diamond ring in dash finger। उसने एक उंगली में तो सोने की अंगूठी पहनी हुई थी और दूसरी उंगली में डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी। तो हमारे मन में आ सकता है कौन सी वाली, दूसरी में, इस वाली 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 में, क्योंकि बची हुई उंगलियां क्या है, ये जो फिंगर नाउन है जो बच गया वो एक से ज्यादा है, और अगर ये एक से ज्यादा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोर देन वन है, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, अनदर जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, अनदर जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। आई थिंक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा, क्लियर है। अगर आप समझ चुके हैं कि बची हुई चीज एक क्या होती है और बची हुई चीज एक से ज्यादा क्या होती है, कब हम अनदर लगाते हैं और कब हम द अदर लगाते हैं, अगर ये क्लैरिटी है तो मुझे एक बार सीएल टाइप करके दीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में लेकर जाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा क्या, बहुत सारा जो है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ते हुए दिखना चाहिए। क्लैरिटी है सभी को? चलिए आई थिंक सभी को क्लैरिटी होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन को देखते हैं। रिमोट आ गया, प्रेजेंटर, एक सेकंड रुको। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर प्लूरल नाउन के साथ कब यूज करेंगे, तो कल मैंने इसका जवाब दिया था कि जब तुम लड़की देखने जाओगे तो क्या होगा, प्लूरल नाउन के साथ कब यूज करेंगे, जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तब प्लूरल नाउन पकड़ेंगे एक बार, जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तब प्लूरल नाउन पकड़ेंगे। अभी हम सिंगुलर की बात करें, कॉन्सेप्ट का नाम ही है क्या, बाद में सिंगुलर नाउन लिखा होगा तो अनदर कब लगाना है, द अदर कब लगाना है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अब जरा मैं आपको अगर क्वेश्चन पे लेकर जाऊं, तो अगर आपको क्वेश्चन पर लेकर जाऊं तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले मैं आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए जरा।
देखो क्या कहा जा रहा है, एक इंटेंस डिबेट चल रही थी। डिबेट मतलब आपस में जो है डिबेट चल रही थी। तो जो आर्गुमेंट था उसको काउंटर कर लिया गया, मतलब आर्गुमेंट का सामना कर लिया गया। अगर मान लो दो लोगों में डिबेट चल रही है, एक 1 है एक 2 है, तो ये जो है आर्गुमेंट कर रहा है। अब इस आर्गुमेंट का सामना कर लिया गया। किसने सामना करा? दूसरी साइड ने। मान लो अगर ये डिबेट कर रहा है तो आर्गुमेंट किसने किया होगा, किसने सामना किया होगा? एक ही बचा होगा, एक ही बचा। कैसे पता चला? यहां पर लिखा है टोटल साइड्स ही कितनी थी? 2 थी, यानी 2 ही टीम थी। एक डिबेट कर रहा था, एक उसका सामना कर रहा था। तो अगर सामना करने वाला कितना था? एक ही तो बचा ना। एक तो क्या कर रहा था? डिबेट कर रहा था। तो अगर एक डिबेट कर रहा था तो एक ही सामना कर रहा होगा। तो बचा हुआ जो साइड है, बचा हुआ साइड एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? द अदर साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द अदर साइड जो है यहां पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना समझना है, जब टोटल चीजें 2 ही हो और सिर्फ बचा हुआ एक रहे तो द अदर लगता है। क्या लगता है? द अदर लगता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक सवाल से। इस सवाल को आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी मत दिखाना, और फिर मुझे आंसर करने की कोशिश करना। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ना हिंदी करके सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिनेशन लगाते हैं इस क्वेश्चन के। देखो क्या कहा जा रहा है, जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं वो समझे कि एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है तो क्या अप्रोच रहती है। देखो क्या कहा जा रहा है, इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मेनी कंट्रीज। भारत जो है अपना बॉर्डर कई देशों के साथ शेयर करता है। ठीक है, मान लो ये इंडिया है, तो अगर कोई कह रहा है कि भारत जो है अपना बॉर्डर कई देशों के साथ शेयर करता है, तो कई का मतलब तो 2 से ज्यादा ही होगा। मान लो एक ये पाकिस्तान है, मान लो एक ये चाइना है, मान लो ये बांग्लादेश है, मान लो ये श्रीलंका है, राइट। तो ये 4 तो मुझे दिख रहे, फिर म्यांमार है, भूटान है, जो भी है। लेकिन हम मान लेते हैं कि भारत जो है अपना बॉर्डर कई देशों के साथ शेयर करता है। अब वो कह रहा है उनमें से एक तो पाकिस्तान है, उनमें से एक तो क्या है? पाकिस्तान है, और दूसरा जो है वो चाइना है। अब मुझे बताओ कितने दूसरे हैं? एक से ज्यादा ही है ना। चाइना भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, और भी है। यानी जो बची हुई चीजें हैं वो एक से ज्यादा है। अगर बची हुई चीजें एक से ज्यादा हैं तो यहां पर हमें द अदर वन नहीं लिखना चाहिए, यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? एनदर वन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? एनदर वन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? एनदर वन लिखना चाहिए। बात समझ में आई? दिमाग के ढक्कन खुले। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, कैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। अगर क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करके दो मुझे। एक बात और समझना, आप कितने भी बेसिक से हो, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना लो मत करिएगा कि कभी आप एग्जाम के स्टैंडर्ड पे ही ना पहुंच पाए। आपको हमेशा पढ़ने के लिए उत्सुक रहना पड़ेगा, नई चीजों को सीखने के लिए दम लगाना पड़ेगा। अगर कुर्सी पर बैठे और ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे बैठा रहूंगा और सब मेरे दिमाग में फीड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। कंपटीशन ऐसे क्रैक होता है, बैठे बैठे नहीं होता, फीस देने से नहीं होता। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपको ये क्लियर है तो मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा वो। मुझे बताना कि यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए। मैं सेंटेंस यहीं पर लिख रहा हूं, जरा सोचकर बताइएगा। अ कार कमिंग फ्रॉम डैश साइड ऑफ द रोड हिट माय कार। जरा मुझे बताइए, अ कार कमिंग फ्रॉम डैश साइड ऑफ द रोड हिट माय कार, यहां पर मेरा क्या आंसर होना चाहिए? जरा सोचकर बताइए, बढ़िया तरीके से, अच्छे से दिमाग लगाइए। क्लियर है? अब देखो अगेन, सिर्फ ट्रांसलेट मत करो, दिमाग लगाओ। ये क्या कह रहा है? अगर इसकी हिंदी करेंगे तो क्या है? दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, और यहां पर एक रोड का जिक्र हो रहा है।
रोड जो होता है ऐसा होता है, राइट। तो अगर मान लो मैं एक तरफ से आ रहा था, तो ये कह रहा है कि दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। अगर ये रोड है तो दूसरी तरफ कितनी होंगी इसकी? अगर मैं ऐसे जा रहा था तो किस तरफ से? दूसरी तरफ ना। ये तरफ तो दूसरी नहीं हो सकती, दूसरी तो ये वाली होगी। कितनी है दूसरी तरफ? एक ही है ना। यानी यहां से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मारी होगी। अगर ये एक ही है तो यहां पर क्या होना चाहिए? द अदर साइड होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? द अदर साइड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड हिट माई कार। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे उनके दिमाग में रोड के नाम से चौराहा आ रहा हो। अरे सर, हम तो उसे भी रोड ही कहते हैं, ये भी तो चौराहा है। कुछ लोगों के दिमाग में तो 6 लेन हाईवे आ गया होगा। कुछ लोग तो गडकरी के ही वंशज बन गए होंगे अभी तक। वहां पर इतना सोच गए होंगे जहां जितना उन्हें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जहां सोचने की जरूरत नहीं वहां पे अभी नहीं सोचा होगा। मतलब जो सोचना था वो नहीं सोचा होगा, वहां पे वो अभी पता नहीं कहां पहुंच गए होंगे। तो समझो, रोड का मतलब क्या होता है? टू वे पैसेज। एक को अंग्रेजी में कहते हैं अपसाइड, जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक ले जाता है, और एक को कहते हैं डाउन साइड, जो हमें वापस अपने जहां से हम आए हैं वहां पर लेकर जाता है। अगर आपने मैथ्स में बोट्स एंड स्ट्रीम्स पढ़ा हुआ है तो सेम ही रिवर के साथ भी होता है। एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम, राइट। तो दो ही डायरेक्शन जो है वो होती हैं, हमें क्लियर होना चाहिए। जो आप चौराहा अपने दिमाग में सोच रहे हो इसके कई नाम होते हैं। सबसे कॉमन नाम है इसका डाइवर्जेंस। सबसे कॉमन नाम क्या है इसका? इसको डाइवर्जेंस के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो यहां पर जो है डाइवर्जेंस की बात नहीं हो रही है, रोड की बात हो रही है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में और फिट बैठेगा। मैंने कहा वन साइड of the coin is shining while dash side is rusted. One side of the coin is shining while dash side is rusted. एक साइड जो है सिक्के की वो चमक रही है, वहीं दूसरी साइड जो है उसमें जंग लगा हुआ है। तो यार दूसरी साइड, दो ही तो साइड होंगी सिक्के की, तो यहां पर भी हम क्या लगाने वाले हैं? द अदर जो है उसका यूज करने वाले हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट आई डिड नॉट लाइक and walked out of the theater. ठीक है, चलिए लगाइए। क्या कह रहा है? I liked the first part of the movie, but I did not like dash and walked out of the theater. अब ऐसा हो सकता है कि जब हम पहला पार्ट सुनते हैं तो हमें लग रहा हो कि कोई मूवी ऐसी होगी जिसकी सीरीज होगी, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3। तो कह रहा होगा कि पहला पार्ट पसंद नहीं आया, दूसरा तीसरा आया होगा, तो टोटल 2 से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसने इस बात को क्लियर किया है और वो कह रहा है कि वो एक ही मूवी की बात कर रहा है, क्योंकि वो थिएटर से निकला है। ठीक है, उसी मूवी को देखते हुए निकला है। तो इसका मतलब है जो मूवी है उसका पहला हिस्सा तो उसे पसंद आया, लेकिन इंटरवल के बाद का हिस्सा उसे पसंद नहीं आया। तो इसीलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? द अदर जो है वो लगाने वाले हैं। क्या लगा रहे हैं? द अदर लगाने वाले हैं। मैंने कहा आई वॉच्ड 3 मैचेस yesterday. I watched 3 matches yesterday. One was of cricket and dash was of फुटबॉल। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल आपके दिमाग में इसको मैं पक्का कर ही दूंगा। आई वॉच 3 मैचेस yesterday, वन वॉज ऑफ क्रिकेट एंड डैश वॉज ऑफ फुटबॉल। मैंने कल 3 मैच देखे, एक मैच क्रिकेट का था, तो कितने बच गए? 2 बच गए ना। तो यहां पर द अदर नहीं आएगा, यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं? अनदर जो है वो यूज करने वाले हैं। आई होप अब आपके दिमाग में
एकदम मैं बिल्कुल फिट कर पाया हूंगा कि अनदर और द अदर का बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो मैं आपको जरा सेकंड कॉन्सेप्ट में लेकर जाता हूं। जरा मुझे बताइए अगर आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है हम जा रहे हैं। यहां पर अभी अनदर अदर का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। इसको मैंने उल्टा पढ़ा दिया, मुझे पहले ये पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। तो आप क्या करेंगे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो ये समझ लीजिएगा ये जो कॉन्सेप्ट इसके बाद लिखा है वो पहला है। अब देखो जरा समझना एक बात को, बहुत सिंपल शब्दों में समझना, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर अभी मैंने आपको सिखाया कि जो अनदर होता है उसका मतलब एन प्लस अदर होता है और जो द अदर में द प्लस अदर होता है, तो अगर आपने बचपन में थोड़े से भी आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आपको सिखाया जरूर गया होगा कि हम जो है क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई वर्ड है, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट डैश पेन, आई वॉन्ट डैश पेन। तो ये जो पेन है ना ये सिंगुलर नाउन है। क्या है? ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर तो है ही, साथ में ये काउंटेबल नाउन भी है। सिंगुलर तो है ही, साथ में ये काउंटेबल नाउन भी है। डेमो क्लास में मैंने आपको बताया था काउंटेबल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनकी दोनों फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों होती हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन है। तो हमारी किताब ने बचपन में हमें आर्टिकल चैप्टर में सिखाया था कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम तीनों आर्टिकल्स लगा सकते हैं। हम आई वॉन्ट आ पेन लिख सकते हैं, आई वॉन्ट द पेन लिख सकते हैं, और अगर मैं कोई वावल साउंड वाला सिंगुलर नाउन लिख दूं, अम्ब्रेला लिख दूं, तो मैं यहां पर एन अम्ब्रेला भी लिख सकता हूं। अग्री करते हो सारे के सारे? तो मतलब मेरा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो ये सारी चीजें लेकर आ जाता है, ये सारी चीजें लेकर आ जाता है। लेकिन जो मेरा अनकाउंटेबल नाउन होता है, आई वॉन्ट डैश, और मैं यहां पर कोई भी लिख देता हूं, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा इंफॉर्मेशन। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इंफॉर्मेशन शब्द होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों अनकाउंटेबल होता है? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं हो पाता। तो जब मैं यहां अनकाउंटेबल नाउन लिखूंगा तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? ये मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था। इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि जब हम किसी चीज के आगे ए लगा देते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं वन। जैसे अगर मैं कहूं आई वॉन्ट अ बुक, तो मैं एक्चुअली कह रहा हूं आई वॉन्ट वन बुक, मुझे एक ही किताब चाहिए, और एक एक नंबर है, और हम कह रहे हैं कि तुम अनकाउंटेबल हो, यानी तुम्हारा नंबर ही नहीं है। जब तुम्हारा नंबर ही नहीं है तो मैं कैसे ए और एन लगा दूंगा? मैं खुद ही कह रहा हूं ना कि नंबर नहीं है, तो फिर मैं ए और एन कैसे लगा दूंगा? तो यहां पर मैं आई वॉन्ट ए इंफॉर्मेशन एन इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकता, मैं यहां पर आई वॉन्ट द इंफॉर्मेशन जो है वो लिखूंगा। ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए कि मतलब जो सिंगुलर नाउन्स है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनसे पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगता, उससे पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगता। अब अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो मैं तुम्हें बेसिकली, बहुत सारे बच्चे बेसिक के होंगे, तो एक बात को समझना, हमारी जो ग्रामर है ना उसमें जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके हैं? एक तरीका है मटेरियल नाउन और एक तरीका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक तरीका है मटेरियल नाउन और एक तरीका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है समझना। मटेरियल नाउन ऐसी कोई भी चीज, आपको कोई याद नहीं रखना, जैसे किताबों में आपको शब्द याद करवाए जाएंगे, चौक है, मिल्क है, गोल्ड है, हनी है, राइस है, व्हीट है, हेयर है, ये है, वो है, सब मटेरियल नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझना। आपको क्या समझना है कि अगर आप एग्जाम में फंस जाएं और आपको नहीं समझ आ रहा कि वो नाउन मटेरियल है या नहीं, आप सिर्फ एक काम करेंगे, जो भी चीज का जिक्र हो रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कि जो ऑयल शब्द है वो मटेरियल नाउन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कि राइस शब्द जो है वो नाउन है या नहीं है, मटेरियल। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इमेजिन करना है कि अगर ऑयल, अगर मैं एक कंटेनर में भर के रख दूं, 100 किलो का कंटेनर है, 100 लीटर का कंटेनर है, उसमें ऑयल रखा हुआ है, तब भी मैं उसे ऑयल ही बोलूंगा, ऑयल ही बोलूंगा ना। और उसी कंटेनर में से अगर मैं एक चम्मच तेल निकाल लूंगा तो जो मेरी चम्मच में है उसे भी मैं ऑयल बोलूंगा। आपको यह समझना है कि वो चीजें, उन जिनको आप कितना भी तोड़ लीजिए, कितना भी ब्रेक कर लीजिए,
उनकी आइडेंटिटी वही रहती है, यानी वो पहले भी ऑयल थे और अभी भी ऑयल ही रहेंगे। बड़े थे तब भी ऑयल थे, छोटे हैं तब भी ऑयल है, ओशन में बड़ा पानी है तब भी वाटर है, ग्लास में छोटा पानी है तब भी वाटर है। उसी तरह से राइस अगर एक ड्रम में रखा है तो भी वो राइस है, एक दाना है तो भी वो राइस है। तो ऐसी क्वालिफिकेशन जिन चीजों की होती है उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, यानी इससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे अगर मुझे मान लो चेक करना है कि ये पेन मटेरियल नाउन है या नहीं है, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है ये मटेरियल नाउन ही तो, मटेरियल तो सर ये तो प्लास्टिक है, नहीं, क्या ये मटेरियल नाउन है? अगर मैं इस पेन को कई टुकड़ों में तोड़ दूं, 10 टुकड़े कर दूं इस पेन के, और मैं उन 10 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर अगर आपसे पूछता हूं क्या ये पेन है, क्या कहेंगे आप? क्या वो जो एक टुकड़ा मेरे हाथ में है वो पेन है? नहीं है ना, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। अगर उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी तो फिर वो मटेरियल नाउन नहीं है, फिर उस केस में वो क्या है? कॉमन नाउन। क्या है वो? कॉमन नाउन है। काउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, उससे पहले ए भी लगेगा, उससे पहले एन भी लगेगा। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक से है। और हम क्या पढ़ रहे होते हैं? हम याद कर रहे होते हैं। प्रॉपर नाउन राम, श्याम, हरि और रवि, यही 4 नाम आते हैं। सॉरी, प्रॉपर नाउन राम, श्याम। और कॉमन नाउन मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, ये कॉमन। कलेक्टिव नाउन आर्मी, टीम, क्लास, ये रटे हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एनर्जी, इंफॉर्मेशन, फलना ढिमका। और यही 5 6 7 शब्द हम याद करते हैं हर किताब में, और एग्जामिनेशन में पूछते ही नहीं। मुझे अभी रिसेंटली याद है, पिछले साल एग्जाम में एक सवाल आया। सवाल क्या था पता है? वहां पर लिखा हुआ था, जो वर्ड था कार्बन लिखा हुआ था, और कार्बन से पहले उन्होंने ए लगा रखा था। आप मुझे बताओ लग जाएगा कार्बन से पहले? एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, लेदर लिखा हुआ था, लेदर से पहले उन्होंने ए लगाया हुआ था। आप बताओ लेदर से पहले ए लग जाएगा? नहीं लगेगा, मटेरियल नाउन्स है ये। कार्बन इतना भी कार्बन है, इतना भी कार्बन है, लेदर इतना भी लेदर है, इतना भी लेदर है, लग ही नहीं सकता। ये बात हालांकि हम नाउन चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा मुद्दा यह है कि अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं लगता। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिनकी फिजिकल फॉर्म नहीं है। या तो वो मेरे अंदर कोई क्वालिटी हो सकती है, जैसे मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टी है, विल पावर है, तो ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या कोई बाहरी चीज हो सकती है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये भी अनकाउंटेबल है। जैसे आपका इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे आपका नॉलेज हो गया, तो आपके लिए इतना काफी है। और अगर आपके लिए जैसे वर्क हो गया, अब आपको क्या समझना है कि अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए, सवाल क्या है? सवाल आए ये वाला, I cannot come today as I have dash, sorry dash नहीं लगा रहा, I have another work to do। आप मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? अगर आप ये जानते हैं कि जो वर्क शब्द है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आप ये जानते हैं कि ये जो वर्क शब्द है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कभी लगा देंगे क्या? ऐसे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पर एन का मतलब क्या हो जाएगा? एन प्लस अदर हो जाएगा। और वर्क क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन नहीं लगता, तो यहां पर हम लिखेंगे नहीं आई कैन नॉट कम टूडे एज आई हैव another work to do। गलत हो गया ये, यहां पर अदर या द अदर आएगा, वो सॉरी द अदर आएगा, आई हैव द अदर वर्क टू डू। ठीक है, इसके बारे में तो यहां पर आपको यह समझना है कि एन नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता। और अगर आप ये बात समझ गए हैं तो जरा इस क्वेश्चन में जाइए और मुझे बताइएगा, जरा ध्यान से बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन का पूछा हुआ सवाल है, क्या आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? जरा फटाफट से मुझे बताइए, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 सेकेंड्स? यस और नो? आप कर लेंगे, आप जो है वो कर लेंगे, क्योंकि अब आप इसको हिंदी नहीं कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स में जो है वो क्लैरिटी है, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। आप इमेजिन करो जब आप 200 घंटे मेरे साथ रहोगे तो ये जो तरीका है सोचने का कितना बदलेगा। बस एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे पावर के साथ लगना, मतलब कोई दिन ऐसा भी नहीं जाए कि 90% रह गए, मतलब पूरा 100% सोचना कि इसके बाद मौका ही नहीं मिलेगा कोर्स करने।
द रिपोर्ट क्लैरिफाइड वन सेट ऑफ फैक्ट्स वाइल, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है मेरा इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले तुम अनदर नहीं लगा पाओगे। बी पार्ट में मुझे एरर है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं शायद इस सवाल को भी सॉल्व करूंगा। और मुझे बताइए जरा, क्या आप इस बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल। आप जानते हैं कि यह सेंटेंस भी क्या है, गलत हो चुका है। आई कैन नॉट स्टे फॉर द डिस्कशन राइट नाउ बिकॉज आई हैव अनदर वर्क दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। वर्क क्या है? अगेन हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इसको गलत कर देंगे। अदर द अदर जो है वो हमारे लिए यहां पर लगाना पड़ेगा, बाकी सभी क्या है यहां पर गलत हो रहे हैं। अब आप में से जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको एक तकलीफ हो सकती है कि सर मुझे सारे काउंटेबल नाउन्स पता नहीं है। कोई जरूरत नहीं है पता करने की। मैंने बताया, आपको इंफॉर्मेशन बताया, आपको मैंने बताया वर्क बताया, आपको मैंने मटेरियल नाउन बताया। अभी सिर्फ इतना पता रखो। धीरे धीरे जब तुम पढ़ोगे, नाउन चैप्टर में जाओगे, तो तुम्हें इस पर और क्लैरिटी आएगी। हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे और क्लैरिटी आएगी। लेकिन मुद्दा समझो, वर्ड्स पर जोर मत दो। मुद्दा यह है कि अनकाउंटेबल से पहले कभी ए और एन नहीं आते। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है तो एक बार मुझे सीएल टाइप करके दीजिए। मैं आपको अब ले जाऊंगा हमारे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे रीडिंग और वोकैबुलरी की। याद रखिएगा, मैं जो आपको आज से सिखाने जा रहा हूं रीडिंग में, आप दुनिया का कोई भी कोर्स ले आइए, आपको यह सीख मिलेगी ही नहीं। आप द हिंदू एडिटोरियल करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपको कोई ये बातें बताएगा भी नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली क्लास लगा रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपसे छूटा हुआ नहीं रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि इस क्लास में आपको जो भी लर्निंग मिलती है, जो भी लर्निंग आप इस क्लास में लेते हैं, वो लर्निंग आपको कहां लगानी है? वो लर्निंग आपको लगानी है हर दिन सुबह, बिना एक भी दिन मिस करे। हर दिन सुबह आपको द हिंदू एडिटोरियल में लगानी है। और आपको इतना प्रैक्टिकल अपनी प्रिपरेशन में होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो प्री और मेन से होता हुआ जाता है, तो यकीन करिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से लगभग 50 से 60% सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीडिंग और वोकैबुलरी से ही जुड़े हुए होंगे। यानी जिस बच्चे के अंदर पैसेज को सॉल्व करने की क्षमता नहीं है, वो बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। और बहुत सारे बच्चे इस बात को एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे। तो आज हम हमारे रीडिंग का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरली पढ़ेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, चीजों को सीखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे जो है ये हमारे काम आने वाला है। क्लियर है? शुरू करें। अगर सारे एक्साइटेड हो, एक बार यस दो मुझे। थके तो नहीं हो? कैसे थकोगे यार? बोल मैं रहा हूं 1 घंटे से लगातार, आधे घंटे और बोलूंगा, तुम कैसे थकोगे? चलो बढ़ते हैं आगे। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करवाऊंगा। वो चीज ये है कि जब तक हम रीडिंग में ये बात ना समझ पाए कि जो हमारा पैसेज है उसकी मेन थीम क्या है, तब तक हम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। और जिस मोमेंट पर हमें यह पता चलने लग जाए या हम ये समझने लग जाएं कि ये मेन थीम क्या है, तो कहीं ना कहीं 40 से 50% सवाल सिर्फ ऊपर देखकर ही सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि 40 से 50% सवाल मेन थीम से ही जुड़े होते हैं। अब जरा नजर डालते हैं मेन थीम होती क्या है। आपको याद है जब आप स्कूल में पढ़ते थे और हिंदी की मैम या सर आते थे तो आपको कविता लिखाते थे, राइट? और कविता जब आप लिखते थे, कविता आपने पढ़ी, तो उसमें एक नीचे क्वेश्चन दिया होता था कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। सबने किया होगा ये सवाल, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। फिर हम लाइन लिखते थे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि। अब उसके साथ दिक्कत ये थी कि जब अगर हम ये लिख रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, और हम एग्जैक्टली वही लाइन कॉपी कर दे जो कविता में लिखी है, तो टीचर कहता था ये तो तुमने वही लिख दिया, अपनी भाषा में लिखो। कहता था ना, अपनी भाषा में लिखते थे तो टीचर कहता कवि तो ये कहना ही नहीं चाहता। फिर कहीं घुमा फिराकर तुम्हें टीचर सिखाता था
कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, और लिख लो, और फिर तुम याद करके एग्जाम में चले जाते थे। तो समझना, मेन थीम का मतलब यही है। आपके एग्जामिनेशन में जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, जो 300 शब्दों की हो सकती हैं, 400 शब्दों की हो सकती हैं, 450 शब्दों की हो सकती है, उनके माध्यम से जो ऑथर कहना चाहता है, किसमें? सिर्फ एक लाइन के अंदर, वो बात जो ऑथर ने पूरे पैसेज में कही है और आपको उसे एक लाइन में बताना है, वही मेन थीम है। आप कोई मूवी देखकर आते हैं और अपने दोस्त को बताना है आपको, यार मैं मूवी देख, अच्छा कैसी मूवी थी, आपको एक लाइन में आंसर देना है। तो वो जो एक लाइन है ना, वही आपकी मेन थी। कैसे पकड़ते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं, सब मैं आपको आज ही की क्लास में सिखाऊंगा। और कल का जो हमारा एडिटोरियल होगा, उसमें दोनों पैसेजेस में आपको मेन थीम का क्वेश्चन मिलेगा, और मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों सही करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्या सबसे पहले देखो, हमें क्या समझना है कि जो मेन थीम होती है वो क्या होता है। पहली बात तो वो एक क्लियर सेंटेंस होता है, एक क्लियर सेंटेंस जो इस बात का आंसर दे कि हमारा ये जो पैसेज है ये किस बारे में है। ध्यान से सुनना, हमारा ये एक वो सेंटेंस जो हमें बताए कि हमारा पैसेज किस बारे में है, और दूसरा कि ऑथर उससे क्या कहना चाहता है। पैसेज पोल्यूशन के बारे में है और कहना चाहता है कि भारत में पोल्यूशन के हालात बहुत खराब है। पैसेज जो है टेररिज्म के बारे में है और कहना चाहता है कि टेररिज्म कंट्रोल जरूरी है। पैसेज जो है सोलर पावर के बारे में है और कहना चाहता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पैसेज जो है वो टैरिफ्स के बारे में कहना चाहता है कि यूएस की पॉलिसी गलत है। पैसेज जो है वो म्यांमार में होने वाले जनता रूल की तरफ है और कहना चाहता है कि वहां जनता का, वहां जो आम नागरिक हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है। ये सारे क्या है? मेन थीम। क्या कहना चाहता है, कैसे समझेंगे? जब भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको एलिमिनेट करना है। अभी शुरुआती दिनों में हम एलिमिनेशन सीखेंगे। आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सबसे पहले नंबर पर आपको जो चीज देखनी है वो ये है, अगर पैसेज में कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण के तौर पर ये लो, उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने जो है जेलेंस्की को झाड़ दिया, तो जो उदाहरण होते हैं वो कभी भी मेन पार्ट नहीं है। तो अगर आपको कोई भी उदाहरण दिखाई दे तो आप उसको एलिमिनेट करो, और मैं ही आपको पैसेज के माध्यम से सिखाऊंगा। ये सिर्फ कहानी की बातें नहीं है, सिखाऊंगा। लेकिन अभी समझते हैं। दूसरा, नॉट अ कीवर्ड। नॉट अ कीवर्ड का मतलब क्या है? पैसेज हिंदुस्तान के बारे में है, एक लाइन लिखी हुई है कि भारत के बराबर में पाकिस्तान भी पड़ता है, तो ये पाकिस्तान मेन थीम नहीं हो सकता। कीवर्ड का मतलब है कि बहुत सारी जो बातें की गई हैं उनमें से कोई एक बात, कोई दो बात, कोई तीन बात कभी भी मेन थीम नहीं हो सकती। मेन थीम वही है जिसकी छाप पूरे पैसेज में दिखाई देती है, एक हिस्से में नहीं दिखाई देती, एक कीवर्ड में नहीं दिखाई देती। ये भी प्रूफ करूंगा पैसेज के माध्यम से। तीसरा, जो हमें सबसे अच्छा आता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, लगा दो तुक्का, मिल जाएंगे पूरे 100। हमने पढ़ा नहीं पैसेज और हम गेस ले रहे हैं, ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, पिछले ऑप्शन का आंसर बी था, तो अब दोबारा तो एग्जामिनर बी देगा नहीं। ई मैंने देखा है जनरली होता नहीं है। ए मेरे ज्योतिषी ने कहा अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तो सी और डी है। आंखें बंद करी, सिक्का उछाला, ये लो सी, ये हमारा आंसर है। गेस। सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में है तुक्का। कारण क्या है कि जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसमें ऑप्शंस क्लोज मिलते हैं। तुक्का हम तब लगा पाते हैं जब थोड़ी दूरी तो नॉर्थ और साउथ की बात हो रही हो, वहां नॉर्थ साउथ की बात ही नहीं होती, वहां बड़े क्लोज ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये भी उड़ा दो। और आखिरी है कि तुम्हें पैसे समझ में ही नहीं आया, पैसे था पाकिस्तान के बारे में, तुम जिम्बाब्वे आंसर लिखा है, पैसे था जिम्बाब्वे के बारे में, तुम ऑस्ट्रेलिया आंसर लिखा है, तो ये तुम समझ ही नहीं पाए। ये जो है हमारे 5-4 तरीके हैं जिससे हम एलिमिनेट कर पाते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम इसको टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट। आपके सामने एक पैसेज आएगा, जो बच्चे बिगिनर है, हो सकता है उनको पैसेज की कुछ लाइंस समझ में ना आए, तो जब भी आगे से मैं कहूं कि पैसेज आएगा तो ऐसे मत हो जाया करो। पैसेज आएगा का मतलब समझ लेना कि हर शब्द समझ नहीं आए। पैसेज आने का मतलब है कि अगर 20-25% समझ आया है किस बारे में है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ेगा। पहले पैसेज को पढ़ते हैं एक बार आपके सामने, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। और मैं आपको ऐसी बात सिखाऊंगा
जो आप रोज अप्लाई कर सकते हो एग्जामिनेशन में। पढ़िए जरा एक बार, पढ़िए इसको। अच्छे से पढ़िए, डन टाइप कर दीजिएगा जब फिनिश कर लें एक बार इसको तो। हाँ बिगिनर है, बिल्कुल सब बिगिनर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ो जितना समझ में आ रहा है। डन टाइप कर देना, एक बार पढ़ लो तो, समय ले लो, कोई जल्दी नहीं है, पहला पैसेज है ये। चलो डन टाइप कर दिया, पढ़ लो जरा, जो कह रहे हैं ना बिगिनर है, पढ़ो एक बार पहले पूरा। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, मुझे बता देना यस और नो। क्या इस पैसेज में कहीं कॉस्मेटिक सर्जरी का जिक्र हो रहा है या ना? यस और नो में आंसर दो। क्या इस पैसेज में कहीं कॉस्मेटिक सर्जरी का जिक्र हो रहा है? यस और नो में आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। क्या इस पैसेज में कहीं आर्टिफिशियल दिखने का जिक्र हो रहा है? यस और नो में आंसर दीजिए। बिल्कुल। अगर आप इन दोनों के आंसर यस में दे पाए हैं तो इसका मतलब है जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप बढ़िया सीख पाओगे। और इस क्वेश्चन के आंसर अगर आप नहीं दे पाए हो तो प्रॉब्लम अंग्रेजी की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आंखों में है। उसके लिए आपको मोतियाबिंद का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि दोनों शब्द जो मैंने बोले हैं वो दोनों ही पैसेज में लिखे हुए हैं। इनके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। आर्टिफिशियल और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों ही हमारे पैसेज में लिखे हुए हैं। तो ये तो कहना मत सर मुझे समझ में नहीं आया, COSMETIC को कॉस्मेटिक कहते हैं, मैं तो डिप्लोमेटिक समझ रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता, इस लेवल पर तो मुझे लगता नहीं है कि कोई होगा, आया ना? तो प्रॉब्लम फिर आंखों में है या तुम्हारे कंसंट्रेशन से तुमने पढ़ा नहीं। अगर तुम ये दो बात समझ पाए कि बात कॉस्मेटिक सर्जरी की हो रही है और आर्टिफिशियल होने की हो रही है, तो जो मैं समझा रहा हूं उसको अब ध्यान से समझो। मैंने देखा है कुछ बच्चों को बेचारे बनने की आदत हो जाती है, ठीक है, वो मतलब हर जगह उनको नहीं करना होगा। पढ़े जरा, गोइंग थ्रू द नाइफ टू लुक ब्यूटीफुल रिफ्लेक्ट्स अ ट्रबलिंग ऑब्सेशन विद अपीयरेंस ओवर वेलबिंग। कुछ बच्चे होते हैं जो पहली लाइन को सोच के ही घबरा जाते हैं, अरे चाकू पे चलने की बात हो रही, सुंदर दिखना है तो चाकू पे चल जाओ। नहीं, सब्र करो, हो सकता है पहली लाइन ना समझ जाए, आगे कुछ ना कुछ जरूर है जो तुम्हारे समझ में आएगा। देखो कहा जा रहा है गोइंग थ्रू द नाइफ, गोइंग थ्रू द नाइफ का मतलब है किसी सर्जरी से गुजरना, अपने ऊपर कैंची चाकू चलवाना। कब? सर्जरी के दौरान, ऐसे चोरी के दौरान नहीं, सर्जरी के दौरान। और किस लिए चलवाना? क्योंकि आपको सुंदर दिखना है। ये एक तरीके से क्या है? ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मतलब सनक है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं, आप अपनी अपीयरेंस को ज्यादा जोर देते हैं, आपके लिए आपकी प्रायोरिटी वो अपीयरेंस है, आपकी वेलबींग नहीं है। वेलबींग का मतलब आपकी सेहत नहीं है। आगे देखिए, अब ये ऑथर ने इतना ज्ञान क्यों दिया है तो बताना भी पड़ेगा कि मैं ऐसे हवा में तो बात कर नहीं रहा, मेरा टॉपिक ही है। तो अब ऑथर टॉपिक बता रहा है, कह रहा है कॉस्मेटिक सर्जरी इज इंक्रीजिंगली मार्केटेड एज अ क्विक फिक्स फॉर इनसिक्योरिटी, क्वाइटली नॉर्मलाइजिंग द आइडिया दैट नेचुरल बॉडीज आर इनएडिक्वेट। अब बात यहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी की हो रही है और कहा जा रहा है ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं इनको ऐसे मार्केट किया जाता है जैसे एक क्विक तरीका है, ये क्विक फिक्स है। इसके लिए आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर जो हीन भावना बैठी है उसको दूर करने के लिए ये, और इसको क्या कर दिया जाता है, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है इस आइडिया को, और आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी जो नेचुरल बॉडीज हैं वो इनएडिक्वेट है, वो सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग डीपर इश्यूज ऑफ सेल्फ वर्थ, यहां पर हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी क्यों है, हम गहराई में इश्यूज को नहीं झांक रहे, हम ये नहीं समझ रहे कि हमारा सेल्फ वर्थ क्या है, हम कितने वैल्यूएबल हैं। सोसाइटी हमें एनकरेज कर रही है या इंडिविजुअल्स को एनकरेज कर रही है कि अपने चेहरों को बदल लो, फेसेस को ऑल्टर कर लो और बॉडीज को पतला कर लो और आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड जो है अपना लो। दिस ट्रेंड, और ये जो ट्रेंड चल रहा है इससे क्या हो रहा है, जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है वो बदलती जा रही है। क्या बनती जा रही है? परचेजेबल कमोडिटी हो गई है, एक प्रोडक्ट की तरह हो गई है, और पेन हो गया है इनटू एन एक्सेप्ट, और पेन है कमोडिटी भी और दर्द भी है, सर्जरी होगी तो दर्द भी होगा, और एक्सेप्टेबल प्राइस। और ये जो दर्द है एक तरीके से क्या है, ये एक प्राइस है, कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है ताकि लोग हमें अप्रूव करें। हम सुंदर दिखेंगे तो लोग अप्रूव करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अब देखो फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, अ यंग इन्फ्लुएंसर ऑप्टिंग फॉर रिपीटेड फेशियल प्रोसीजर्स
to maintain online popularity may gain temporary admiration but also risk long term physical complications and psychological distress। कहा जा रहा है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो यंग इन्फ्लुएंसर है वो हो सकता है फेशियल सर्जरी का सहारा ले पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, हो सकता है टेम्पररी लोग उसको प्रेज भी करने लगे, लेकिन उससे उसकी सेहत पर फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर हो सकते हैं और उसको साइकोलॉजिकल पेन का भी सामना करना पड़ सकता है। सच एग्जांपल्स एक्सपोज हाउ कॉस्मेटिक सर्जरी, और ऐसे एग्जांपल्स एक्सपोज करते हैं कि कैसे कॉस्मेटिक सर्जरी जो है जब सोशल प्रेशर के अंतर्गत करवाई जाती है, मेडिकल नीड की जरूरत पर नहीं, तो सुपरफिशियल यानी खोखली वैल्यूज हमें देती है और हमारे अटेंशन को शिफ्ट कर देती है कि हम एक्सेप्टेंस नहीं है, हम डाइवर्सिटी में विश्वास नहीं करते और हमारे जेन्युइन कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। ये हमारा पैसेज है, मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया। क्यों समझाया? अब जरा अगले सवाल पर आइए, जरा पढ़िए। आपको बताना है कि इस पैसेज में मेन थीम क्या है। आराम से यहां से लेकर यहां तक पढ़िएगा, मैं आपको एलिमिनेट करना सिखाऊंगा। पढ़िए जरा, पढ़िए जरा अच्छे से पढ़िए। ज्यादातर बच्चे जो है उन्होंने गलत आंसर दिया है, ज्यादातर बच्चों ने जो है वो गलत आंसर दिया है, ज्यादातर बच्चों ने। ठीक है, समझते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर इनफैक्ट सारे ही बच्चों ने गलत आंसर दिया। देखो समझते हैं क्या कहा जा रहा है। पहले ऑप्शन ए को देखो, द पैसेज डिस्कसेस हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अंडरगो रिपीटेड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स टू मेंटेन पॉपुलैरिटी। पैसेज जो है ये डिस्कस करता है कि कैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुजरते हैं पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए। ये आपका पहला कदम है। पहला कदम मतलब क्या? मैंने आपको क्या सिखाया? कोई भी एग्जाम्पल कभी भी मेन थीम नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, क्या पूरा पैसेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में है और क्या पूरा पैसेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पॉपुलैरिटी की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में? यस और नो? क्या ये पैसेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में? तो कोई भी एग्जाम्पल कभी भी आंसर नहीं हो सकता, पहली चीज। बी ऑप्शन में जाने से पहले सी ऑप्शन में जाएंगे। द पैसेज आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट शुड रेगुलेट कॉस्मेटिक सर्जरी एडवर्टाइजमेंट्स टू प्रोटेक्ट यंग पीपल। पैसेज कहता है कि सरकार को जो है रेगुलेट कर देनी चाहिए कॉस्मेटिक सर्जरी एडवर्टाइजमेंट को यंग लोगों को बचाने के लिए। क्या है ये आता है न्यू इंफॉर्मेशन। न्यू इंफॉर्मेशन मतलब आपने गेस करा है। आप मुझे बताइए कि क्या पैसेज में कहीं यह बात हुई है कि सरकार को क्या करना चाहिए कॉस्मेटिक सर्जरी के रिस्पेक्ट में? बताइए। या आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है? जैसे बहुत बच्चों ने सी आंसर दिया, क्योंकि हमें लग रहा है यार पॉजिटिव आंसर तो यही है, रेगुलेट कर दोगे तो कॉस्मेटिक सर्जरी हर कोई नहीं करा पाएगा। लेकिन सवाल यही, क्या गवर्नमेंट एक्शन का जिक्र पैसेज में है? आंसर है नहीं। इसका मतलब पैसेज में जो नहीं लिखा है वो कभी ट्रू नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका गेस है और उसे क्या होना पड़ेगा? उसे एलिमिनेट होना पड़ेगा, उसे एलिमिनेट होना पड़ेगा। आ जाते हैं डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन है आपने इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस से मेरा मतलब है आपने जो हमारे ऑथर भाई साहब थे उनकी इतनी बुरी बेइज्जती कर दी कि आप उनकी टोन ही नहीं समझ पाए। आपको पता है ना भाई साहब नेगेटिव हैं कॉस्मेटिक सर्जरी को लेके, द पर्सन इज नेगेटिव, यस और नो? अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। द पैसेज सपोर्ट्स कॉस्मेटिक सर्जरी एज अ नेसेसरी टूल। पैसेज सपोर्ट करता है कॉस्मेटिक सर्जरी जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कंपैटिटिव सोसाइटी में। तो इसको हम कहते हैं रॉन्ग इन्फ्लुएंस या रॉन्ग टोन। पैसेज टोन नेगेटिव, ऑप्शन पॉजिटिव, क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। और यकीन मानिए मैं आपको ये सिर्फ एक दिन नहीं करवाने वाला, मैं आपको रोज करवाऊंगा। और बहुत जल्दी मैं एक रीडिंग की किताब भी लॉन्च कर रहा हूं जो बेसिक से शुरू करेगी कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है और कैसे जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। पढ़िए जरा इसको। ये भी गलत। अब आते हैं बी ऑप्शन में, ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी ऑप्शन। द पैसेज हाईलाइटेड
द चेंजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी इन मॉडर्न सोसाइटी। जो पैसेज है वो हाईलाइट करता है कि कैसे हमारे समाज में ब्यूटी का स्टैंडर्ड बदल रहा है। आप मुझे बताना, अगर मैं आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल दे दूं कि आपको एक एक निबंध लिखना है, निबंध किस पे लिखना है कि कैसे हमारे समाज में ब्यूटी का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, तो क्या मैं 100% कह सकता हूं कि आप इस निबंध में कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में लिखेंगे? यस और नो बताना जरा। क्या मैं कह सकता हूं अगर आपको यह लिखना है कि ब्यूटी चेंज हो रही है तो जरूरी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हो? किसी भी तरीके की ब्यूटी हो सकती है। ब्यूटी के लिए सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ी ना, लोग अपने फेशियल करवाते हैं, लोग जिमिंग जाते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, इंटरनल ब्यूटी के लिए लोग योगा करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं। तो यहां पर जो हमारा मेन मुद्दा है कॉस्मेटिक सर्जरी का, वो इस आईडी में टच ही नहीं होता। क्या इस पैसेज को पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पैसेज था? यस और नो आंसर दो मुझे। कैन यू रिलेट बाय दिस ऑप्शन के पैसेज कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा कॉस्मेटिक सर्जरी का पूरे ऑप्शन से गायब है। इसको कहते हैं ब्रॉड ऑप्शन, इसको कहते हैं ब्रॉड ऑप्शन। ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा घेरा बना दिया, इस घेरे में तो 1000 टॉपिक आ जाएंगे। मान लो एक पैसेज आ रहा है कि भैया अफ्रीका में जो है बहुत गरीबी है, और तुम्हें मेन थीम दे दिया जाए गरीबी, तो क्या वो उसका टाइटल? गरीबी तो कहीं भी हो सकती है, गरीबी तुम्हारे घर पे हो सकती है, गरीबी तुम्हारे पड़ोस में हो सकती है। तो ब्रॉड आइडियाज कभी टॉपिक नहीं होते, आपको नैरो करना पड़ता है, उसी ऑप्शन पर जाना पड़ता है जहां पर सुनने वाले को पता चले बात किस बारे में हो रही है। बात समझ में आई? 4 पॉइंट्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट, कोई भी एग्जाम्पल कभी मेन थीम नहीं होगा, कभी भी मेन थीम नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने गेस वर्क किया है जिसका जिक्र पैसेज में नहीं है, कभी मेन थीम नहीं होगा। तीसरा, अगर आपने टोन ही को उल्टा कर दिया, जो अच्छी बात कही गई, बुरा ऑप्शन चूज कर दिया, नहीं होगा। और चौथा, कि अगर उस टॉपिक को देखने के बाद आपको लगे अरे इसके बारे में तो 100 बातें कही जा सकती हैं, 100 अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, वो भी आपका मेन थीम नहीं होगा। ये आपका ई ऑप्शन राइट आंसर है। अब मैं इस बात को प्रूफ करूंगा एक एग्जाम्पल पैसेज के साथ, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि ज्यादातर बच्चे जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा वो आंसर दे देंगे, वो मुझे बता देंगे टाइटल क्या है। बस आपको पैसेज को ध्यान से समझना है। इस पैसेज पे जा रहा हूं आपको लेकर, देखिएगा जरा। अगर मैं यहां पर जो येलो कलर से लिखा हुआ है, मैं क्या लिखा है देखो, criticizes society's growing acceptance of cosmetic surgery as a shortcut to beauty, highlighting its physical and psychological cost। अगर मैं कहूं कि पैसेज का शीर्षक या मेन थीम ये है, आप मुझे बताइए जो येलो कलर से लिखा हुआ है क्या पैसेज का मेन थीम हो सकता है? यस और नो? क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपको एक बात दिमाग में फिट करनी है, जो भी मेन थीम बनेगा दो एलिमेंट से बनेगा। पहला एलिमेंट होगा टॉपिक। टॉपिक क्या है इस पैसेज में? कॉस्मेटिक सर्जरी। यस और नो? क्या है टॉपिक? कॉस्मेटिक सर्जरी। तो यानी जो मेन थीम होगा उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी का जिक्र होगा। दूसरा, वो जो टॉपिक है उसको लेके ऑथर का एटीट्यूड। प्लस है माइनस है? प्लस है प्रेजेस। प्रेजेस कॉस्मेटिक सर्जरी फ्रेज दिख जाए गलत है। लॉर्ड्स कॉस्मेटिक सर्जरी दिख जाए गलत है। सपोर्ट कॉस्मेटिक सर्जरी दिख जाए गलत है। अगर क्रिटिसाइज कस्टमर्स, क्रिटिसाइज कॉस्मेटिक सर्जरी दिख जाए, यही राइट आंसर है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर दे दो। ऑलवेज लुक फॉर द मेन टॉपिक एंड द ऑथर्स टोन रिलेटेड टू द टॉपिक। आपका आंसर 2 सेकंड में आएगा, आप ट्राई करके देख लेना। यही दो चीजों से मेन थीम बनती है। क्लियर है? एक बार सीएल टाइप का क्वेश्चन एक पैसेज पे ट्राई करेंगे इसको। हम कोई भी चीज थियरी में पढ़ के नहीं जाएंगे, हर चीज जो है वो हम समझेंगे, जानेंगे, और फिर अभी हमारे पास 6 मिनट है, पूरे 6 मिनट जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलो एक और चीज मैं बता दूं, आखिरी में बताऊंगा, सुनना पहले, अभी इसको पढ़ते हैं। पढ़ो जरा इसको, एक बार अच्छे से पढ़ो, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे रीडर्स होंगे जो शुरू कर रहे हैं। पढ़िए जरा एक बार इसको, बढ़िया तरीके से पढ़िए। समझ ना आए तो मैं बैठा हूं समझाने के लिए।
इस पैसेज में समझेंगे बेटा, दूसरा इस पैसेज में समझेंगे। असाइनमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, जरा सुनना है। चलिए भाई पढ़ते हैं, जरा समझते हैं, और हर बच्चे को ध्यान रखना है टाइटल कैसे चूज करते हैं। पढ़ते हैं। द मॉडर्न ऑब्सेशन विद प्रोडक्टिविटी हैज क्वाइटली रीडिफाइंड रेस्टलेस लेजीनेस। मतलब क्या है कि हम जो है पूरी तरह से सनकी हो चुके हैं, हमें बस प्रोडक्टिविटी 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 के पीछे भागना है। और हम क्या करने लग गए हैं कि अगर हम प्रोडक्टिव नहीं है तो हम जो काम हम फ्री बैठे हुए उसको हम लेजीनेस बोल देते हैं। मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो प्रोडक्टिव हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप लेजी हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं तो हम प्रोडक्टिव है, हो सकता है हम थक गए, हम रेस्ट कर रहे हो। लेजीनेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा रेस्ट करना। तो यही वो कह रहा है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, डेडलाइन कल्चर एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्रिएट द इल्यूजन दैट वर्थ इज मेजर्ड बाय आउटपुट अलोन। कहा जा रहा है आजकल के जमाने में, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस को बार बार ट्रैक किया जाता है, डेडलाइन का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, और अगर कोई बिजी है तो दिखाता है कि ये बड़ा आदमी होगा, ये इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो इससे एक भ्रम पैदा हो जाता है। इल्यूजन का मतलब है भ्रम। एक भ्रम पैदा हो जाता है कि किसी का जो वर्थ है, वर्थ मतलब वैल्यू, वो क्या हो जाती है, मेजर की जाती है आउटपुट से, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है उससे ही उसकी वैल्यू बनती है। एज अ रिजल्ट पीपल फील गिल्टी फॉर पॉजिंग इवन व्हेन एग्जॉशन क्लियरली अंडरमाइंस एफिशिएंसी एंड हेल्थ। और इसका परिणाम यह होता है कि लोग गिल्टी मानने लगते हैं खुद को, चाहे वो जेन्युइनली आराम करने के लिए रुके हों, थक कर बैठ गए हों, तब भी उन्हें लगता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम गिल्टी हैं। चाहे वो थक चुके हों, तो इससे क्या होता है, उनको लगता है हमारी एफिशिएंसी कमजोर हो रही है और उनके हेल्थ पर असर पड़ रहा है। दिस माइंडसेट इग्नोर्स द फैक्ट दैट रिकवरी इज नॉट द एनिमी ऑफ डिसिप्लिन। ये माइंडसेट जो है, ये इस फैक्ट को इग्नोर करता है कि जो रिकवरी होती है ये डिसिप्लिन का दुश्मन नहीं होता। रिकवरी हर इंसान के लिए जरूरी होती है। रिकवरी का मतलब लेजीनेस नहीं होता, बट इट्स फाउंडेशन। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉयज हु स्किप ब्रेक्स टू अपीयर कमिटेड ऑफन एक्सपीरियंस बर्नआउट। कहा जा रहा है ऐसे एम्प्लॉयज, फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जांपल है, ऐसे एम्प्लॉयज जो अपने ब्रेक को छोड़ देते हैं अपना काम करने के लिए या दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, अक्सर बर्नआउट यानी थका हुआ महसूस करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, उनका फोकस डिक्लाइन होने लग जाता है। बाय सेलिब्रेटिंग रिलेंटलेस वर्क को सेलिब्रेट कर कर और बाकी सब चीजों को डिसमिस कर कर सोसाइटी जो है क्या है, रिस्क कर रही है, ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रही है जो लगातार काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका काम इफेक्टिव नहीं है। द पैसेज क्वेश्चंस वेदर अ कल्चर, पैसेज इस बात पर सवाल उठाता है कि ये जो कल्चर है, ये स्टिलनेस से के डर की वजह से है, ये जो आराम से बैठने का डर है, क्या ये लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी को और ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। पढ़ लिया मैंने, समझा दिया, पूरा नहीं समझ में आया तो समझा दिया। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, सीधा क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। पढ़िए जरा, मुझे सिर्फ मेन थीम नहीं चाहिए, मुझे वो एलिमेंट्स भी चाहिए जो मैंने आपको सिखाए हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे। पढ़िए जरा। बहुत प्यारे पैसेजेस हैं, बहुत प्यारे पैसेजेस हैं। मुझे राइट आंसर भी बता, हाँ राइट आंसर तो बताओ ही बताओ। अब देखो इस क्लास का 99% बच्चा राइट आंसर दे रहा है, तो मैं कैसे मान लूं यार तुम्हारी अंग्रेजी वीक है, तुम्हें राइट गाइडेंस नहीं है, तुम अंधेरे में बहुत तीर मारे हैं तुमने पूरे जीवन भर, यही परिणाम है कि तुम सीख नहीं पाते। समय है फोकस होने का। सुबह 8 बजे एडिटोरियल बिना मिस करे, जब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, बहुत फर्क पड़ेगा तुम्हें। पढ़िए जरा। अब देखो इसको एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन, द पैसेज डिस्क्राइब्स हाउ एम्प्लॉयज हु स्किप ब्रेक्स इवेंचुअली सफर फ्रॉम बर्नआउट एंड रिड्यूस क्रिएटिविटी। पैसेज इस बारे में है कि एम्प्लॉय जो अपना ब्रेक स्किप कर देते हैं कैसे वो बर्नआउट से सफर करते हैं। पूरा पैसेज इस बारे में है, जबकि हम जानते हैं ये एम्प्लॉयज वाला पार्ट तो एक एग्जाम्पल ही है। क्या है ये? एग्जाम्पल ही है, ये उदाहरण है, ये मुख्य बात नहीं है। आ जाइए।
बी ऑप्शन, द पैसेज डिस्कसेस वर्क कल्चर इन मॉडर्न सोसाइटी। क्या ये पैसेज इस बारे में है कि वर्क कल्चर मॉडर्न सोसाइटी में कैसा होता है? वर्क कल्चर में तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि हमें कितना काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस क्या होता है, यूएस में काम करें, इंडिया में काम करें, यूके में काम करें। ये तो इतना ब्रॉड टॉपिक है, क्या इसको पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि बात किसकी प्रोडक्टिविटी की हो रही है, लेजीनेस की हो रही है? नहीं हो रही। ब्रॉड टॉपिक है, एलिमिनेट कर दो इसको। तीसरा, द पैसेज सजेस्ट दैट गवर्नमेंट्स एंड कंपनी शुड लीगली लिमिट वर्किंग आवर्स। पैसेज बताता है कि सरकारों को और कंपनी को वर्किंग आवर्स लिमिट कर देनी चाहिए। क्या सरकार का जिक्र है पैसेज में? क्या कंपनीज को क्या करना चाहिए इसका जिक्र है? क्या है? गैस वर्क। ये आपका गैस वर्क है, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए हो सकता है आप मार्क करके चले जाएं। पैसेज सुनने में अच्छा क्या लग रहा है उस बारे में नहीं, पैसेज में लिखा क्या हुआ है उसके बारे में। आ जाइए चौथे सवाल पर। द पैसेज प्रेजेस प्रोडक्टिविटी। पैसेज जो है प्रोडक्टिविटी को प्रेस करता है, प्रेस करता है। आप बताइए, प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रेस कर, प्रेस नहीं कर रहा मेरे भाई, क्रिटिसाइज कर रहा है। कह रहा है ज्यादा उड़ा दो इसको, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फरेंस, रॉन्ग टोन, उड़ा दो। राइट आंसर है द पैसेज हाईलाइट्स हाउ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ नॉन स्टॉप वर्क। कैसे हम जो नॉन स्टॉप काम करने को ग्लोरीफाई करते हैं वो हमारी रेस्ट की वैल्यू को कम करता है। डी वैल्यू का मतलब कमजोर करना, और उससे हमें बर्नआउट हो जाता है और हमारी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। आई होप आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि मेन थीम को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर क्लियर है एक बार मुझे सीएल दो, मैं 3 मिनट और लूंगा, आपको थोड़ा असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगा, आपसे भी कुछ पूछूंगा। तो ये हमारा क्या था, आज का सेशन था। पहले मुझे बताओ सभी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? क्या आपने रियलाइज किया कि हम सिर्फ ग्रामर पर फोकस नहीं कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश नॉलेज, जहां पर हम हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं। क्लियर है? अब आप समझिए, आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है उस असाइनमेंट में ऐसे 5 पैसेजेस हैं। क्या है? ऐसे 5 पैसेजेस आपके पास हैं जहां पर आपको ऐसे ही सवाल पूछा गया है। आपको वहां पर टाइटल बताना है, ये आपको सॉल्व करना है कल क्लास से पहले। इसके अलावा आपको याद होगा कल के क्लास में भी ये शीट लगी हुई थी, यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पहले रीड करना है, इसी शीट में रीड करना है। इसके पीछे मैंने इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। आप पहले मीनिंग में नहीं जाएंगे, पहले आप इसको खुद पढ़ेंगे, फिर जो है क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या मीनिंग है, और उसके बाद जो है इनको हम कल क्लास में करेंगे। ये शीट में हटा दूंगा, ये वाला पार्ट जो है ये मैं हटा दूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो आपको सिर्फ इतना काम जो है करना है। इसके अलावा जो हमने अदर एनदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो आपको रिवाइज करना है। वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से। वो बच्चे जो सोशल ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, एक दूसरी चीज, एडिटोरियल में आपको रेगुलर रहना है। अगर आप सोशल ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो मैंने क्या किया है, ये तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ये तो मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसमें 71,000 सब्सक्राइबर्स है। ये ग्रुप मैंने इसी के लिए बनाया, लिखा है इंग्लिश वाणी टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर आप इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हो, इसको स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप और इस पर सेम ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, दोनों में से कोई एक भी ज्वाइन कर लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी इच्छा है कि हम तो दोनों ही ज्वाइन करेंगे, तो व्हाट्सएप की लिमिट होती है 1024 की, तो 2 तो पूरे हो चुके हैं, 3 मैंने और बना दिए हैं। तो इनमें से किसी एक को ही ज्वाइन करना, सारों को ज्वाइन करके बाद बैठ जाना, एक को ही किसी को ज्वाइन कर लेना, काम आपका चल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा आपको ये जो असाइनमेंट है, आधे घंटे के अंदर दोनों असाइनमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। अब अगर आपका कोई सवाल है, जेन्युइन सवाल जो आपको कोर्स के रिलेटेड है, वो आप मुझसे पूछ लीजिए 2 या 4 मिनट में। लिंक किस चीज का शेयर कर दूं मेरे भाई, किस चीज का लिंक? इंग्लिश विद अनुभव सर जो है लिंक है, टेलीग्राम चैनल है मेरा जो जिसमें सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। ये पीडीएफ में आपको भेजूंगा, तो इसको आप स्कैन कर लेना, स्कैन करोगे वैसे ही ज्वाइन हो जाएगा। ये व्हाट्सएप पे स्कैन कर लेना, ये टेलीग्राम पे स्कैन कर लेना। क्लियर है? ये तीनों ऊपर जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के क्यूआर लिखे हुए हैं, इन पर लिंक नहीं लगाया, क्यूआर कोड से स्कैन कर लेना, अपने आप ज्वाइन कर लोगे। नोट्स कैसे बनाएं? जैसे आपको समझ में आते हैं। पहला फोकस अंडरस्टैंडिंग पर दें, पहला फोकस इस बात पर दें कि चीजों को आप समझ पाएं। उसके बाद जब आप दोबारा देख रहे हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेशन कल होगा, बिल्कुल होगा। डिस्क्रिप्टिव, क्या अभी तुम डिस्क्रिप्टिव की बात कहां से करने लगे? अभी तो बहुत समय है डिस्क्रिप्टिव में। टेलीग्राम वाला हो रहा है, सभी को रहा है। और अगर इनकेस तुम्हें नहीं ज्वाइन हो पा रहा, बिल्कुल फंस गए हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना। 5 बजे तक
914145 क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, 9141459000, वो तुम्हें लिंक शेयर कर देंगे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। वैसे तो खुद ही ज्वाइन कर लोगे। क्लास के साथ नोट्स बना सकते हो अगर आप तेज हो लिखने में, नहीं तो बाद में भी बना सकते हो। वर्ड का मीनिंग धीरे धीरे समझ में आएगा, सेंटेंस का मीनिंग धीरे धीरे समझ में आएगा। याद रखो, देखो सिर्फ समझो कि अभी तुम जन्मे हो, फाउंडेशन की दूसरी क्लास है ना, तो अभी तुम जन्मे हो, अभी धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। जो असाइनमेंट्स में दे रहा हूं उसमें अगर आपको डाउट है, तो सैटरडे का जो दिन है आपका, उसमें आधे घंटे का टाइम उन्हीं डाउट्स के लिए रखा गया है, तो वो डाउट्स आपके वहां पर क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक सारे सवाल मैं कर चुका हूं। अब जो सवाल है वो हम अगली क्लास में एक बार टैकल कर लेंगे। एक और चीज, आप जब क्लास एंड करते हो तो एक रेटिंग का ऑप्शन आता है। बैच जो हमारा लास्ट इंग्लिश वाणी था, हाईएस्ट रैंक्ड बैच था, और उसी वजह से उसमें बहुत सारी चीजें हो पाई। जिस तरीके का आपका रेटिंग रहता है, उसी तरह पर, उसी आधार पर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे इस बैच में क्या क्या बढ़िया चीजें और करनी है, क्या क्या एक्स्ट्रा करना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी नई चीजें मैं ला सकता हूं, तो वो आपको करना पड़ेगा। आप करिए। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे हमारे एडिटोरियल सेशन में। थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट आपको क्लास के साथ ही मिल जाएगा, क्लास के साथ ही लगा हुआ मिल जाएगा आपको असाइनमेंट, आधे घंटे के अंदर। क्लोज टेस्ट नहीं हो रहे। अरे क्लोज टेस्ट की कहां बात कर रहे हो भैया, अभी तो हमने शुरू किया है। सुपर मॉक शुरू होगा 11 बजे, क्लोज टेस्ट भी होने लग जाएंगे। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, तेज मत भागो, साथ साथ चलो। जो करा रहा हूं उसमें मेहनत करो एक बार। थैंक यू वेरी मच। डाउट बॉक्स, कल का डीपीपी अपलोड हो चुके हैं। कल के दोनों चीजें अगर आप देखेंगे तो मैं अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे कल की दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आपको डाउट है, लेट मी शो दिस टू यू। कल का जो भी हमने किया है वो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो है हमारा, मैं दिखा देता हूं। पास क्लासेस में मैं एक सेकेंड को, अगर आप देखेंगे तो कल की क्लास, हाँ देखिए, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। कल 17 तारीख थी, कल 17 तारीख थी। आप देखेंगे दोनों असाइनमेंट्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी अपलोडेड है, यहां पर भी, यानी क्लास का असाइनमेंट भी अपलोडेड है और जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है वो भी अपलोडेड है। दोनों अपलोड हो चुके हैं, देख सकते हो आप। चलिए, मैंने कहा ना डाउट सेक्शन हम कब करेंगे, सैटरडे को करेंगे। आप अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखिए। चलिए, आई थिंक टाइम ओवर हो चुका है। मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और सारे डाउट्स दूर होंगे। चिंता की बात नहीं है, जो करा रहा हूं उस पर फोकस करो।